वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का जो चैप्टर 6 है उसकी पेज नंबर 149 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट्स। आपको एक रेक्टेंगल के डायमेंशंस बताने, यानी लेंथ और ब्रेथ क्या होगा ये बताना है, जिसका जो एरिया है वो दो रेक्टेंगल्स के एरिया के सम के बराबर है। अब वो दो रेक्टेंगल्स की मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, एक का ये है दूसरे का ये है, तो इनके एरिया का सम कर देंगे तो वो जो रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन हमको चाहिए उसका एरिया हमको मिल जाएगा। तो 5 10 50 यहाँ से एरिया आ जाएगा, 2 7 14 ये एरिया आ जाएगा, दोनों को सम कर दोगे आ जाएगा 64। यानी वो जो रेक्टेंगल है इसके डायमेंशन से पूछ रहा है उसका एरिया है 64। तो उस रेक्टेंगल के क्या डायमेंशन होंगे जिसका एरिया 64 है। एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी लेंथ 64 हो और ब्रेथ 1 हो, यानी 64 मीटर और 1 मीटर, तो इससे भी एरिया 64 आ जाएगा। और क्या हो सकता है कि लेंथ 32 मीटर हो और ब्रेथ 2 हो, तो यहाँ से भी एरिया 64 आएगा। यानी बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं अलग अलग डायमेंशन के। तो कोई सा एक आप लिख देना, क्योंकि कह रहा है रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल्स नहीं कह रहा है। अगर यहाँ रेक्टेंगल्स होता तो जितने रेक्टेंगल्स बन सकते थे, वैसे सारे तो लिख भी नहीं सकते, लेकिन अगर होल नंबर के सेंस में बात करें तो कई सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। जैसे दो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि लेंथ 64 और ब्रेथ 1, या फिर लेंथ 32 और ब्रेथ 2, इन दोनों का एरिया 64 आएगा। तो इसके आंसर में आप लिख देना एरियाज ऑफ टू रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का एरिया ये, दूसरे का ये, सम क्या हो जाएगा 64 स्क्वायर मीटर। एनी रेक्टेंगल हुज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इक्वल 64 वर्क्स। कोई से भी रेक्टेंगल उठा लो जिसकी लेंथ और ब्रेथ को या लेंथ ऑफ विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, वो यहाँ पर काम कर जाएगा, क्योंकि एरिया हमको चाहिए 64। डायमेंशंस ऑफ वन ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर। तो एक रेक्टेंगल के डायमेंशन ये हो सकता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि अरे 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब लेंथ भी 8 और ब्रेथ भी 8, इसका मतलब ये तो स्क्वायर हो गया। यहाँ तो क्वेश्चन में कह रहा है रेक्टेंगल। तो ये डाउट आपके तब आया होगा जब इससे पहले की वीडियोज आपने मेरी ना देखी होगी। मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है। ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं उसी को स्क्वायर कहते हैं, अलग से नाम रखा गया है। तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल है। जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो और आपने कहा कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, या आप कहो कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो दोनों बातें सही है कि नहीं। अब कोई कह रहे अभी तो कह रहे थे तुम दिल्ली के रहने वाले हो, अब कह रहे हो इंडिया के रहने वाले हो, तो आप क्या कहोगे कि दिल्ली इंडिया के अंदर ही आता है। अगर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ इसका मतलब इंडिया का रहने वाला हूँ। तो अगर कोई शेप स्क्वायर है तो वो रेक्टेंगल भी होगा, क्योंकि स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो ये जो हमने डायमेंशन लिखा है वो एक रेक्टेंगल का डायमेंशन है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो और कोई डायमेंशन लिख लो। 16 4 64 भी होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर, ये भी डायमेंशन लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर। अब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लेंथ आपको दे दी है, एरिया दे दिया है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत ही आसान है यार। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या विड्थ। एरिया आपको 1000 दिया हुआ है, अगर लेंथ को इधर डिवाइड कर दोगे तो आपको विड्थ की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर एरिया दिया हो और कोई एक साइड दिया हो, दूसरा निकालना हो, तो एरिया डिवाइडेड बाय जो साइड दिया है वो कर दोगे तो आपको दूसरे साइड की वैल्यू मिल जाएगी। लेंथ दिया है तो ब्रेथ यानी विड्थ निकल आएगी, विड्थ दी है तो लेंथ निकल आएगी। आंसर कैसे दोगे, जो एरिया दिया है वो लिख दिया, लेंथ दी है वो लिख दी, विड्थ क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा 20 मीटर। दस विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मीटर। तो देखो आंसर कैसे देना है वो भी ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने आंसर में लिख दिया 1000 अपॉन 50 आ गया 20 मीटर, ये आंसर हो गया। वर्ड प्रॉब्लम है, सेंटेंस में आपको क्वेश्चन दिया है तो थोड़ा सा आपको चीज़ें लिख के दिखानी पड़ेगी, क्या हमको दिया है, क्या फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, और फिर फाइनल जो चीज़ पूछी है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में तो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है किसी रूम की जो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। A square carpet whose sides are 3 मीटर in length is laid on the floor। अब एक स्क्वायर कारपेट है जिसका साइड है 3 मीटर लेंथ का, तो स्क्वायर है तो लेंथ ब्रेथ सब बराबर होगी, तो ये चलो ऐसे बना देते हैं। 3 मीटर साइड का ये स्क्वायर कारपेट है। फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। वो एरिया बताओ जो कि कारपेटेड नहीं है, यानी जहाँ पर कारपेट नहीं बिछा, जैसे ये बाहर बाहर का जो एरिया है ये बताओ। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल जो फ्लोर का एरिया है वो निकाल लो, उसमें से जितना कारपेट वाला एरिया है उसको हटा दो। यानी जैसे अगर कारपेट ना बिछी होती तो पूरी फ्लोर का एरिया क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो आपको फ्लोर का एरिया मिल जाता। अब फ्लोर पे कारपेट बिछी है, कारपेट के अलावा का हिस्सा हमको बताना है जिस पे कारपेट नहीं बिछी है,
तो फ्लोर में से कारपेट वाला एरिया अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो बाकी बाहर का एरिया आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने चैप्टर में किया है। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 20 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9 स्क्वायर मीटर। एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड, फ्लोर का एरिया माइनस कारपेट का एरिया आ जाएगा 11 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 4 फ्लावर बेड्स having side 2 meter long and 1 meter wide are dug at 4 corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide। तो कह रहा है एक गार्डन है जिसकी लेंथ है 15 मीटर और विड्थ है 12 मीटर। देखो लेंथ हमेशा बड़ी वाली साइड होती है, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो लंबी वाली साइड को आप 15 दे देना और शॉर्ट वाली जो साइड है, छोटी वाली साइड, वो 12 मीटर हो जाएगा। हाँ, तो रेक्टेंगुलर गार्डन के क्या कह रहा है कि 4 फ्लावर बेड, और फ्लावर बेड का आपको साइज दिया हुआ है, उसको डग किया जा रहा है 4 कॉर्नर्स पे, तो 2 मीटर लॉन्ग ऐसे कुछ फ्लावर बेड बनाई जा रही है कि यहाँ पर फ्लावर लगा देंगे। चारों कॉर्नर पे ऐसे किया जा रहा है, चारों कॉर्नर पे फ्लावर बेड बनाई गई है। फ्लावर बेड की जो लेंथ है वो 2 मीटर दी है और विड्थ है 1 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। तो किनारे पे तो फ्लावर बेड हो गई, लॉन वाला इतना हिस्सा होगा, यानी टोटल जो गार्डन का एरिया है उसमें से कॉर्नर वाले जो फ्लावर बेड का एरिया है वो हटा दें तो बाकी जो बचा वो लॉन का एरिया हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर एक फ्लावर बेड का एरिया निकालना पड़ेगा। ऐसे 4 फ्लावर बेड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चारों फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा। फिर गार्डन के एरिया में से चारों फ्लावर बेड का जो एरिया है वो सब्सट्रैक्ट कर दो तो लॉन का एरिया आपको मिल जाएगा। एरिया ऑफ गार्डन ये आ जाएगा 180 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ ईच फ्लावर बेड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2 स्क्वायर मीटर। तो 4 फ्लावर बेड का एरिया हो जाएगा 8 स्क्वायर मीटर, क्योंकि 4 से हम एक फ्लावर बेड के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन क्या हो जाएगा, गार्डन के एरिया माइनस फ्लावर बेड का जो एरिया है आ जाएगा 172 स्क्वायर मीटर। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, शेप ए हैज एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स एंड शेप बी हैज एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट्स। अब दो शेप है, शेप ए और शेप बी, दोनों का एरिया आपको दिया है। शेप ई हैज अ लॉन्गर पेरीमीटर देन शेप बी। शेप ए का जो पेरीमीटर है वो शेप बी के पेरीमीटर से लॉन्गर है, यानी लंबा है, बड़ा है। ड्रॉ टू सच शेप सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो ऐसे ही दो शेप बनाओ, यानी शेप ए और शेप बी, ये दो शेप है ना, तो ऐसे ही दो शेप आपको बनाना है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो शेप ए का एरिया कम है, लेकिन आपसे कह रहा है कि ऐसा आपको ड्रॉ करना है कि शेप ए का जो पेरीमीटर है वो बी से ज़्यादा हो। एरिया भले ही कम है लेकिन पेरीमीटर ज़्यादा हो। तो पहले हम ये देखेंगे कि जैसे शेप ए हो गया, इसका एरिया आपको दिया है 18 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या क्या हो सकती है, मतलब होल नंबर्स में ही सिर्फ हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकती है। फिर उस डायमेंशन का यूज़ करके पेरीमीटर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से बी का भी कर लेंगे तो हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर वहाँ से पेरीमीटर को कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा डायमेंशन ए और बी का उठाएं कि ए का पेरीमीटर ज़्यादा हो। कहने का मतलब ये है पॉसिबल पेरीमीटर्स ऑफ शेप ए। शेप ए के क्या क्या पेरीमीटर हो सकते हैं। तो एरिया आपको 18 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर लेंथ 18 ले लें और ब्रेथ हम 1 ले लें तो एरिया 18 हमको मिल जाएगा। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आ जाएगा 38 यूनिट्स। इसी तरह से दूसरा डायमेंशन क्या हो सकता है शेप ए का कि एरिया 18 आना चाहिए, तो 9 2 18 होता है। लेंथ अगर 9 ले लें और ब्रेथ 2 ले लें तो भी हमको एरिया 18 मिलेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आ जाएगा 22 यूनिट्स। इसी तरीके से 6 और 3 आप ले सकते हो डायमेंशन, तो 6 3 ये भी 18 होता है, तो यहाँ से भी एरिया वही आएगा, लेकिन यहाँ से पेरीमीटर 18 यूनिट्स आ जाएगा। तो आपने देखा वही एरिया के लिए अगर हम लेंथ और ब्रेथ को चेंज कर रहे हैं तो पेरीमीटर की वैल्यू चेंज हो रही है। ये तो ए का हो गया। इसी तरह से अगर हम शेप बी का कर लें, देखो एरिया 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 आ जाएगा, यहाँ से भी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 आएगा, 4 5 भी 20 होता है, लेकिन तीनों केस में पेरीमीटर अलग अलग आ रहा है। अब हमको ये करना है कि शेप ए और बी को ड्रॉ करना है इस तरह से कि शेप ए का जो पेरीमीटर है वो बी से ज़्यादा हो। देखो शेप ए का पेरीमीटर अगर आप 38 ले लो तो बी का आप 24 वाला ले सकते हो, 18 वाला ले सकते हो, इन दोनों केस में ज़्यादा है, कोई सा भी ले सकते हो। अगर आप शेप ए का 22 पेरीमीटर वाला डायमेंशन लेते हो तो उस केस में आपको बी का ही 18 यूनिट्स वाला पेरीमीटर लेना पड़ेगा, उसी केस में शेप ए का पेरीमीटर ज़्यादा होगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं कि अगर आपने ये 38 वाला ले लिया तो उसके साथ बी वाले में 24 ले सकते हो या 18 ले सकते हो, तो ये 2 हो गया। अगर आप ये 22 वाला लेते हो तो फिर आपको ये 18 वाला ही लेना पड़ेगा। बाकी अगर 18 लेते हो तो फिर ये तो 18 है, बराबर हो जाएगा। हमको ए का पेरीमीटर ज़्यादा चाहिए, तो क्या करते हैं ये वाला ले लेते हैं, ठीक है।
ये डायमेंशन ले लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी शेप ए को जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें लेंथ 9 यूनिट्स और ब्रेथ को 2 यूनिट ले लेंगे। वहीं शेप बी को जब ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ हो जाएगी 5 और ब्रेथ हो जाएगी 4। तो इस तरह से आपको प्रॉपर स्केल से मेजर करके इसको ड्रॉ करना है। ये शेप ए हो गया, यहाँ देख सकते हो इसकी लेंथ है 9 यूनिट्स और ब्रेथ है 2 यूनिट्स, तो 9 2 18, एरिया 18 आ रहा है जो कि हमको दिया भी था। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 9 + 2 11, 11 2 22। शेप बी की बात कर लें तो लेंथ है 5 यूनिट्स और ब्रेथ है 4 यूनिट्स, 5 4 20, एरिया 20 ही हमको दिया था। पेरीमीटर की बात कर लें 5 + 4 9 2 18, तो देखो शेप ए का पेरीमीटर ज़्यादा है, तो ऐसे बन गया। अच्छा, ये जो ऊपर चीज़ें मैंने लिखी ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल में लिख दी, हालांकि आपको सिर्फ शेप बनाना था। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप लिख के दिखा सकते हो, क्या इस तरह से हमने कैलकुलेट किया और फिर फाइनली हमने शेप बनाया। नहीं तो अगर एक बार में भी अगर ध्यान दो थोड़ा सा कि हमको शेप ए का पेरीमीटर ज़्यादा चाहिए, तो 9 2 18 होता है और शेप बी का क्या हो जाएगा 5 4 20, तो पेरीमीटर यहाँ से निकल जाएगा 9 + 2 11 2 22 और यहाँ से 18 आ जाएगा। तो एक बार में अगर देख ले रहे हो तो डायरेक्ट आप शेप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन अ पेज इन योर बुक ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉर्डर दैट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम एंड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड्स। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर। तो अपनी बुक के पेज में आपको एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर ड्रॉ करना है जो कि टॉप और बॉटम से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हो और लेफ्ट और राइट साइड से वो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। अब देखो मेरे पास फिजिकली बुक है नहीं, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, क्योंकि बेसिकली आपको ड्रॉ करना है, तो एक बार ड्रॉ कर लोगे तो पेरीमीटर भी आप निकाल लोगे। तो कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मान लो आपकी बुक का पेज ये है, कह रहा है टॉप और बॉटम से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे वो बॉर्डर होना चाहिए। तो आप क्या करो, इधर एकदम किनारे पे जैसे लेफ्ट कॉर्नर आपने पकड़ लिया, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर मेज़र करके एक पॉइंट लगा दो, फिर वहाँ से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट लगा दो। तो यहाँ जो आप पॉइंट लगाओगे वो बेसिकली टॉप से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा और लेफ्ट से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। क्या मैंने बताया, एक कॉर्नर आप पकड़ लो, जैसे बिल्कुल लेफ्ट वाला कॉर्नर पकड़ लिया, उसके बॉर्डर पे 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ, एक पॉइंट लगा दो, क्योंकि टॉप से 1 सेंटीमीटर पे हमारा वो बॉर्डर होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों से वो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो जो पॉइंट आपने लगाया था वहाँ से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट आप लगा दो, तो ये पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड आपको करना है कि 1 सेंटीमीटर आप नीचे आ जाओ, 1.5 सेंटीमीटर इधर आ जाओ और इधर पॉइंट लगा दो। इसी तरह से आपको नीचे करना है कि बॉटम से 1 सेंटीमीटर ऊपर और राइट से 1.5 सेंटीमीटर इधर, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे ही करेंगे हम। तो ये पॉइंट लगा दिया। इसी तरह से बॉटम से 1 सेंटीमीटर इधर, 1.5 सेंटीमीटर इधर, ये पॉइंट लगा दिया। अब इन चारों पॉइंट को आप कनेक्ट कर लो, ऐसे करके, मैं ऐसे रफ में दिखा रहा हूँ, ये ऐसे आप ज्वाइन कर लोगे तो ये जो बॉर्डर बना होगा वो उसी हिसाब से होगा जैसे कंडीशन दी थी कि टॉप और बॉटम से ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा और लेफ्ट और राइट से ये 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। फिर एक बार रेक्टेंगल बन जाए फिर आप मेजरमेंट ले लो कि भैया इसकी ब्रेथ कितनी है, लेंथ कितनी है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू आपको निकल आएगी। ठीक है, तो ऐसा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स बाई 8 यूनिट्स, ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल दैट ऑक्युपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया। आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसका डायमेंशन आपको दिया है कि लेंथ हो 12 यूनिट्स और विड्थ हो 8 यूनिट्स। कह रहा है एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करो इसी के अंदर विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल। इसके अंदर रेक्टेंगल बनाना है इस तरह से कि ये जो रेक्टेंगल हमने अभी बनाया है, यानी बाहर वाला जो रेक्टेंगल है, उसको टच ना करे। दैट ऑक्युपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया, और वो जो रेक्टेंगल आप अंदर बना रहे हो उसका एरिया इस वाले रेक्टेंगल से आधा होना चाहिए। तो भैया इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है पहले ये तो देख लो, 12 मल्टीप्लाई बाई 8, 12 8 96, यानी 96 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। जो अंदर रेक्टेंगल बनाना उसका एरिया इसका हाफ होगा, तो 96 को 2 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा 48। तो अंदर जो रेक्टेंगल हमारा बनेगा उसका एरिया होना चाहिए 48। तो क्या क्या डायमेंशन हो सकता है, अंदर वाले रेक्टेंगल का लेंथ आप 48 ले लो और ब्रेथ 1 ले लो, लेकिन 48 लोगे तो ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। हमको रेक्टेंगल को अंदर ही रखना है, इनफैक्ट टच भी नहीं करना चाहिए। 24 मल्टीप्लाई बाई 2, लेंथ 24, ये भी नहीं चलेगा, बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ ही 12 है, तो इससे कम हमको चाहिए। 12 4 48 होता है, लेकिन उस केस में जो लेंथ है अंदर वाले रेक्टेंगल की वो बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगी, तो टच करने लगेगा, तो ये भी काम नहीं चलेगा। 8 6 48 होता है, तो लेंथ 8 ले लेते हैं और विड्थ ले लेते हैं 6,
तो इससे एरिया 48 आ जाएगा, और उस केस में लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इससे छोटी है, तो जो रेक्टेंगल है इसके अंदर ही रहेगा, इनफैक्ट टच भी नहीं करेगा। तो चलो ड्रॉ कर देते हैं। तो लेंथ हो जाएगी 8 यूनिट्स और ब्रेथ हो जाएगी 6 यूनिट्स, तो 8 6 48। तो अंदर वाले का एरिया आ जाएगा 48, बाहर का है 96। तो जो कंडीशन हमको दी थी वो हमने पूरी कर ली कि अंदर वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बाहर वाले का हाफ होना चाहिए, और अंदर वाला रेक्टेंगल बिल्कुल टच भी ना करना चाहिए बाहर वाले रेक्टेंगल को, पूरी तरह से अंदर ही होना चाहिए। तो वो है क्वेश्चन नंबर 8। अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है, उसको बिल्कुल बीच से फोल्ड कर दिया जाए तो आधा हो जाएगा कि नहीं। द स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स अलोंग द फोल्ड। अब फोल्ड के अलोंग, यानी जैसे ये स्क्वायर था, बीच से फोल्ड कर दिया तो यहाँ पर ऐसे क्रीज बन जाएगी, यहीं से कट कर दिया तो 2 रेक्टेंगल्स हमको मिल जाएंगे। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब वो स्क्वायर का साइज कुछ भी हो, नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कोई एक हमेशा सही होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? ए वाला है द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर को हमने बीच से फोल्ड किया और कट कर दिया, यानी उसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो 2 रेक्टेंगल हमको मिल गए। कह रहा है कि हर एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर से ज़्यादा होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्क्वायर को ही कट करके 2 रेक्टेंगल मिला है, तो हर एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर से तो कम ही होगा। ईच रेक्टेंगल की पूछ रहा है, तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर से कम होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, यानी ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। चलो थोड़ा सा नीचे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और क्लियर रहें। अब जैसे ये हमारा ओरिजिनल स्क्वायर था, इसी को बीच से हमने कट करके 2 रेक्टेंगल्स बना लिए। तो ए वाले में कह रहा है कि हर एक जो रेक्टेंगल है इसका एरिया स्क्वायर से ज़्यादा होगा। देख के ही आप कह सकते हो कि नहीं भैया ऐसा हो नहीं सकता, तो ए वाला फॉल्स हो गया। बी वाला द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। कह रहा है स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा होगा, दोनों रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसको ऐड कर लें तो। अब देखो इसको डायरेक्ट ऐसे समझो कि स्क्वायर का ये वाला जो साइड है वो रेक्टेंगल में यहाँ पर है, ये वाला जो साइड है ये दूसरे वाले रेक्टेंगल में इधर है, ये जो ऊपर वाला साइड है वो इसको और इसको जोड़ दो तो उसके बराबर है, नीचे वाला जो साइड है वो इसको और इसको मिलाकर बराबर है। लेकिन रेक्टेंगल में ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है ये और पेरीमीटर के अंदर आ चुका है। स्क्वायर के अंदर ये ब्लू वाले जो साइड है वो नहीं थे, जब बीच से हमने कट कर दिया और 2 रेक्टेंगल अलग हो गए तो दोनों में ये ब्लू वाला साइड एडिशनल आ गया, तो पेरीमीटर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, दोनों रेक्टेंगल का मिलाकर पूछ रहा है, दोनों रेक्टेंगल का कंबाइंड जो पेरीमीटर है कह रहा उससे ज़्यादा स्क्वायर का पेरीमीटर है। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि दोनों रेक्टेंगल का अगर कंबाइन कर ले पेरीमीटर तो स्क्वायर के पेरीमीटर से वो ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल के अंदर ये वाले जो साइड हैं ब्लू वाले ये एडिशनल है, जो कि यहाँ पर नहीं है। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि अगर कोई वैल्यू लेके आप सॉल्व कर लो, जैसे जो स्क्वायर है उसका अगर हम साइड मान लेते हैं 8 यूनिट्स, तो रेक्टेंगल्स का बताओ, ये वाला साइड हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जो पूरा था बीच से हाफ हो गया तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसका 4 और 8 हो जाएगा। तो पेरीमीटर यहाँ से क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 4 + 8 12, 12 2 24, ये 24 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले का भी 24। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 8 32, 4a होता है ना पेरीमीटर, तो दोनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर कंबाइन कर लो तो आएगा 48, यानी 24 + 24, और स्क्वायर का आ रहा है 32। तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल के कंबाइंड जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा है, तो ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा, ए वाला भी गलत था। सी वाला देखो, द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। कह रहा दोनों रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर हम ऐड कर लें तो वो हमेशा स्क्वायर के पेरीमीटर का 1.5 होगा। अब ये जो वैल्यू लेके मैंने आपको बताया इसी का यूज़ करके समझ लेना। कह रहा है स्क्वायर के पेरीमीटर का 1.5 दोनों रेक्टेंगल के कंबाइंड पेरीमीटर होगा। 1.5 का मतलब क्या है, 1 और आधा। तो जितना पेरीमीटर है स्क्वायर का वो ले लो और इसका आधा यानी 16, इसको ऐड करो तो क्या आएगा, 48 ही तो आएगा। नहीं तो आप फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़े हो, जानते हो, तो 1.5 होता है, यानी 1.5 क्या होगा, 2 × 1 + 1, ये होता है बेसिकली 3/2। इसको अगर हम 32 से मल्टीप्लाई कर दें, कह रहा है स्क्वायर के पेरीमीटर का 1.5 यानी 3/2 है, तो 2 और ये 16 हो जाएगा, 16 3 48, यहाँ से 48 आ गया। तो आप देख रहे हो इक्वल आ रहा है कि नहीं। स्क्वायर के पेरीमीटर का 1.5 दोनों रेक्टेंगल के पेरीमीटर के सम के बराबर है। तो यही बात तो कह रहा है, पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ध्यान रखना 1.5 किसका करना है, 1.5 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के पेरीमीटर का, स्क्वायर का पेरीमीटर 32 है, इसका 1.5 यानी इसका 3/2 वो आएगा 48।
तो 48 किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडेड टुगेदर, दोनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऐड कर दिया तो क्या आ रहा है 48, तो उसके बराबर है। अब डी वाला देख लो, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। कह रहा है स्क्वायर का जो एरिया है वो हमेशा 3 टाइम्स होगा जितना कि दोनों रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको ऐड कर ले। तो एरिया के बारे में सिंपल सा बात याद रखना, कोई शेप है उसके हमने कितने भी टुकड़े कर दिए, सारे टुकड़े का जो एरिया है मिलाओगे तो वो ओरिजिनल शेप के एरिया के बराबर होगा। किसी शेप को हम कई पीसेज में कट करते हैं तो एरिया भी डिवाइड हो जाता है, और जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वही ओरिजिनल शेप के एरिया के बराबर होता है। तो स्क्वायर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो स्क्वायर का जो एरिया है वो दोनों रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ मैं निकाल के दिखा दूँ, 8 8 64 होगा, 4 8 32 होगा, 4 8 32, तो 32 और 32 मिला के 64 बना कि नहीं। तो स्क्वायर का एरिया दोनों रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर, ये कह रहा 3 टाइम्स है, तो भैया ये फॉल्स है। तो यहाँ पर सिर्फ सी वाला ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ की फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।